हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का मॉडल पेपर, जिसमें से हम देखेंगे सोशल साइंस का सेट 4। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सेट 1, 2, 3 कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे सेट 4। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर ये सब आपका चैप्टर कंप्लीट है तो वीडियो छोड़ सकते हैं भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है कहा जाता है। तो ऐसे सरकार जिस पर कोई अंकुश ना हो उसे कहते हैं निरंकुशवाद सरकार। हाँ भाई, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। अरे उस पर कोई अंकुश ही नहीं है और उस पर कोई रोक टोक ही नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? निरंकुशवाद बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा का नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान के अधिकार को कहा जाता है मताधिकार। सिंपल वे में क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 3, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो बास्तिल किले का पतन हुआ 1789 में। एक बात याद रखिए, बास्तिल किला और फ्रांस की क्रांति दोनों सेम है, 1789। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं भाई। प्रश्न संख्या 4, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसकी की थी मेटरनिख ने। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, मेजबानी से मेजबानी हो गया और यहाँ पे मेटरनिख। इस टाइप के कुछ आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हो भाई 1815 में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है? लिब्रे जो है सो फ्रांस की एक मुद्रा है। हमने आपको इसमें ट्रिक बताया था, लिब्रे, लवीरे लवीरे लवीरे। अरे फंस गया है तू, ले ले, इस पर हम ट्रिक बताए थे। हाँ, अगर ये इतिहास वाले अपने वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं 1 और 2, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको। एक बार उस वीडियो को देख लेंगे ना तो मॉडल पेपर वाले प्रश्नों को आप खटाखट सॉल्व कर देंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो हुआ 5 मार्च 1931 को। अब ये इरविन समझौता क्या है? अरे गांधी इरविन समझौता में क्या बात हुई? गांधी इरविन समझौता में यही बात हुई कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आपकी कुछ शर्तें हम मानेंगे, मेरी कुछ शर्तें आप मानिए। तो इसमें एक इरविन समझौता हुआ। बहुत सारे आज़ादी के पहले इधर उधर की बातें हुई, ऐसे हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल गई है भाई। बहुत से देशभक्तों लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपने लहू को सींचा है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 मार्च 1931। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ इरविन है, इरविन क्या है? इरविन। विन में आ रहा है ना सुनने को, विन। विन मतलब क्या होता है? जीतना, है ना। विन मतलब क्या होता है? जीतना। अब तभी जीत पाएंगे जब 5 पंच मारेंगे। हाँ, पंच मारेंगे। हाँ, हाथों का पंजा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। अब तभी जीत पाएंगे जब पंच मारेंगे। पंच मारेंगे, पंच मार्च, पंच मार्च, है ना। तो 5 मार्च हो गया ना कवर। अब 31 सब में कॉमन है भाई, तो 31 याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 5 मार्च को याद रखेंगे, 31 खुद याद हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता कहा बापू को। राष्ट्रपिता, अरे आप राष्ट्रपिता हो, हमारे लिए तो भगवान हो। फिर गांधी जी क्या कहते हैं? अरे वाह सुभाष, तू मेरा चांद सा बेटा है। तू मेरा चांद सा बेटा है, तू मेरा बॉस बेटा है, तूने मुझे राष्ट्रपिता कह दिया। अरे वाह, क्या बात है भाई। अब गांधी जी कहते हैं, अरे सुभाष तू मेरा चांद सा बेटा है। अब देखिए किसी को आप इज्जत देंगे ना तो वो तो भी आपको इज्जत देगा ना। तो यहाँ सुभाष जी ने कह दिया गांधी जी को, आप मेरे राष्ट्रपिता हैं, सबके राष्ट्रपिता हैं, आज से आपको सब राष्ट्रपिता कहकर पुकारेंगे। गांधी जी खुश हो गए भाई, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या कहते हैं गांधी जी? अरे सुभाष तुम मेरा चांद सा बेटा है, तू मेरा चांद सा बेटा है। सुभाष चंद्र हो गया कबर, बॉस, और तू साथ में बॉस भी है। हाँ, तो देखिए बाप बेटा कैसे यहाँ तालमेल बिठा रहे हैं। तो हो गया ना कबर। आपको जब भी पूछे राष्ट्रपिता कहकर किसने कहा गांधी जी को, तो गांधी जी ने कहते हैं सुभाष जी को चांद सा बेटा है और बोस बेटा है। तो हो गया ना कवर, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गीतांजलि किसकी रचना है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। चलिए अब इसे याद कैसे रखा जाए, देखिए यहाँ पे आ रहा है गीता, है ना, क्या आ रहा है? गीता। अब देखिए गीत क्या आ रहा है? गीत। अब देखिए आपके सामने अगर टैगोर आ जाता है ना, शेर आ जाता है, बाघ आ जाता है, तो अब गीत गाने लगते। कौन सा गीत?
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा वैसा। अब डर के मारे बचा लियो भगवान बचा लियो, जय हनुमान ज्ञान गुण, ये सब गाने लगते हैं ना। अरे क्यों भाई, अरे डर के मारे भाई, डर के मारे आपके सामने टैगोर आ जाता है ना तो आप गीत गाने लगते हैं और आपको आपकी जलने लगती है, दिमाग जलने लगती है, दिमाग की बत्ती भी जलने लगती है। क्या करूं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, टाइगर आ गया है सामने भाई, तो हो गया ना कवर। आप जैसे ही बोलेगा ना गीतांजलि तो गीत गाने लगते हैं, आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती है ना। कैसे, टैगोर को देख के, तो हो गया ना कवर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा प्रश्न है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की, तो वो की थी भगत सिंह ने भाई। कब, 24 अक्टूबर 1924 को। चलिए, ये क्यों किया था भाई, अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था और उस संगठन में सिर्फ जमा युवा थे, तो यहाँ पे इसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसको आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो पूरा बैनर के साथ आपको दिखेगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप गूगल जरूर कीजिएगा। इस संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये वो युवा है जिन्होंने हमारे लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी भाई। आज के युवा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अपने जान के लिए देश की कुर्बानी दे देंगे लेकिन अपने जान नहीं देंगे। तो यही अंतर है भगत सिंह और हम में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो भारतीय संविधान कब से ही बन रहा था लेकिन ये बनकर तैयार हुआ पूरा 26 नवंबर 1950। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखेंगे। अब ये संविधान क्या है, तो ये संविधान हमारे भारत का निर्वहन करने वाला एक संचालन बुक बोल सकते हैं। इसी के आधार पे हमारे भारत चल रहा है भाई। संविधान ना हो ना तो भारत इधर उधर हो जाएगा। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कितने दिन में बना, तो इसको बनने में 2 साल 11 महीने 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन का समय लगा भाई। आप इसे याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा पूरा संविधान बनने में। बहुत सी बातें हुई, बहुत सी विरोध भी हुए, तब जाके हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। और कितने दिन लग गए, 2 साल 11 महीना 18 दिन। कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1950। याद रखेंगे भाई, भूल न जाइयो। आप एक चीज़ और भूल जाते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो भाई। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानेंगे। भूगोल में आ गए हैं भाई। तो चलिए, ये है जैव संसाधन, जीवित गाय है, दूध दे रही है, ये जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे आप क्या कहेंगे, तो बंजर भूमि तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, वन भूमि तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसमें खेती हो रही है, वन तो नहीं है। चारागाह, खेती करेंगे चरा देंगे क्या आपसे बुड़बक तो कोई नहीं होगा खेती करके आप चरा देंगे तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, कृषि योग्य भूमि बोलेंगे। समझ गई बात। बंगार और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं, तो हमने आपको शायद पढ़ाया है ऑफलाइन के बेसिस में। जो हमारे ऑनलाइन बच्चे होंगे वो आप समझ लीजिए। बंगार और खादर जो है सो जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। बंगार बोलते हैं पुरानी मिट्टी को और खादर बोलते हैं नई मिट्टी को। तो आप इसे याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई, तो वो उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षित वन। 1/3 का मतलब क्या, 1/3 मतलब टोटल 3 है जिसमें से 1 हिस्सा जो है सो वो रक्षित वन का है। आप इसे याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर का संसाधन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर समझ लिए, मतलब कि जितने भी गरीब लोग हैं भारत में वो अमीर लोगों के मुकाबले में कितने संसाधन का उपयोग करते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो 5% धनी लोग यहाँ दे रखे हैं, 5% धनी लोग हैं। और गरीब लोगों के बराबर कितने धन का उपयोग कर लेते हैं, तो 25% उपयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो 5 रुपया खर्च करता है, ये गरीब व्यक्ति है भारत का,
और वही अमीर व्यक्ति जो है वो 5 की जगह पे 25 खर्च करता है, जबकि इसका भी काम जो है 5 में निकल सकता था, लेकिन ये 25 खर्च कर रहे हैं, 20 ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। क्यों? अरे वो अमीर है, वो अमीर है भाई, हम गरीब हैं इसलिए हम 5 रुपये खर्च कर रहे हैं। अरे मैं तो 5 ही रुपये में काम चला लूँगा, तुम अमीर हो 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हो। तो यही हमें पूछा गया था भाई, याद रखेंगे 25% ज़्यादा खर्च करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो वर्षा नियमित होने से। देखिए वर्षा नियमित तो होगी ही नहीं, राजस्थान में वर्षा बहुत कम ही होती है, बालुई जगह है। अब यहाँ पे खा नंबर है, इंदिरा गांधी नहर से साबरमती जल की सुविधा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा इधर राइट आंसर। भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से नहीं। देखिए यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति क्या है? तो वहाँ पे ना राजस्थान में क्या होता था, जमीन के नीचे एक गड्ढा खोद दिया जाता था और उसमें क्या होता था, एक ढक्कन लगा दिया जाता था और यहाँ से एक पाइप नुमा रहता था संरचना, जहाँ से यहाँ से पानी आती थी। जितने भी वर्षा होती थी छतों के द्वारा यहाँ पे सब डाल दिया जाता था और इस टैंक को पूरा भर के रख दिया जाता था और जिस समय पानी का उपयोग करना होता था यहीं से निकाल के उपयोग करते थे भाई। लेकिन ये ना सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। क्यों खत्म होते जा रहा है? वही हमसे पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर। इंदिरा गांधी नहर से साबरमती जल की सुविधा मिल रही है इसलिए ये खत्म हो जाएगा। क्यों मेहनत करने जाए भाई, जब हमारे घरों तक नल आ चुका है तो इसका क्यों उपयोग करने जाए? सही बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 18। सिंचाई ने क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? समझिए, फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया। देखिए सिंचाई अगर ज़्यादा हो रहा है तो फसल का जो प्रतिरूप है, फसल का जो रूप है उसे बदल कर रख दिया है, अच्छा खासा हो गया भाई, पहले से बेहतर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो देखिए प्रचुर मात्रा में जल अगर उपयोग है, बहुत ज़्यादा है, अगर इस मामले में आप जल का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो आपको कमी होना ही होना है भाई। जल आप कितना है, लेकिन अत्यधिक प्रयोग अगर करेंगे तो जल की तो कमी होगी। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो जलाशय की तली में तलकट का जमा हो जाता है। सही बात है, मतलब कजली वजली जो जम जाता है, देखिए पानी एक जगह जमा रहेगा तो हरा हरा टाइप का कजली जम जाएगा ना, तो उसे यही बोल रहा है, तलकट जम जाता है। फिर खा नंबर में, जलीय जीवों में भोजन में कमी हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन लोगों को और ज़्यादा भोजन मिलता है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बांध बनाएंगे तो कैसे डूबेगा? बांध में थोड़ी ना रहता है खेत और वन जो डूब जाएगा। यह घा नंबर है, सूर्य का ग्रहण होता है। ये गलत बात है भाई बांध अगर हम बनाएंगे तो सूर्य का ग्रहण कैसे हो जाएगा? ये गलत बात है, ये गलत लिखा है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय, इससे नाप सकते हैं। लोगों की शिक्षा स्तर नाप सकते हैं। लोगों का स्वास्थ्य स्तर, इससे भी नाप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। विश्व बैंक के रिपोर्ट में 2017 के अनुसार वे देश जिनका प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश है। ये बात सही है भाई। एक बात नया चीज़ आपको ये मिला है, $12,056 से जिस देश का आय जो है सो अधिक हो $12,056 से, उसका जो समृद्ध है विकास, वो विकसित देश के अंतर्गत आएगा, और जिसका इससे कम है वो विकासशील देश के अंतर्गत आएगा। खा नंबर में है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है निम्न आय वाले देश हैं। हाँ एकदम सही बोला है भाई। समृद्ध देश मतलब अच्छा खासा कमा लेता है ठीक ठाक, लेकिन निम्न आय वाले मतलब कम कमाता है। ये दोनों वक्तव्य सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। का और खा दोनों सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग औसत आय जब निकालते हैं तो प्रति व्यक्ति आय के फॉर्मूला से निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल जनसंख्या बटा देश के कुल आय बराबर देश की कुल जनसंख्या। ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो ये धारणीयता का विकास जो है सो भावी पीढ़ी का कल्याण करता है। ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर।
25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग सेवा क्षेत्र में शामिल है। ये कृषि, मछली पालन ये प्राथमिक क्षेत्र में, चीनी गुड़ इत्यादि बनाना द्वितीय क्षेत्र में। घ नंबर तो होगा नहीं, इनमें से कोई है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा और तृतीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप इसे बुक से एक बार कर लेंगे, बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आपके एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं और ऐसे भी बहुत आसान प्रश्न आते हैं, आप कर लेंगे। जीडीपी का विस्तार रूप निम्न में से कौन सा है? मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है तो सकल डेयरी नहीं होगा, सकल विकास परियोजना नहीं होगा, सकल घरेलू उत्पाद इज द राइट आंसर। जीडीपी है ना, जी डी और पी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, जीडीपी। तो देखिए इसका मतलब तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका आप अंग्रेजी लिख लेंगे, हो सकता है कि कभी कभी अंग्रेजी भी दे दे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्शन है ना। तो ये हो गया जीडीपी का फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, 27 नंबर प्रश्न है, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? तो वो है 100 दिन। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पिछले मॉडल पेपर में पढ़ाए थे। इसका मतलब क्या है भाई, अगर आप मनरेगा में रजिस्टर कर लेते हैं अपने को, तो वहाँ पर क्या है 365 दिन में आपको गारंटी दी जाती है कि 100 दिन आपको रोजगार मिलेगी। किसके तरफ से? सरकार की तरफ से। चाहे वो कहाँ से भी देगी ये उसको पता नहीं, आपको भी पता नहीं, लेकिन वो आपको 100 दिन की गारंटी देता है कि 100 दिन आपको 365 दिन के अंदर मिलेगी। ये 100% गारंटी है। तो जाइए भाई, जो भी बेरोजगार है मनरेगा में रजिस्टर करा लो। अभी नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई से उठ लो पहले। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, सावेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सावेतन मतलब साथ में वेतन भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगा। तो ये होता है सिर्फ संगठित क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में छुट्टियां भी होती हैं और वेतन भी होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर आप 2 दिन छुट्टी करते हो तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं भाई। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं, पहले आप सरकारी नौकरी की सोचना, फिर ना लगे तो प्राइवेट में जाना भाई। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, अल्प बेरोजगारी उस व्यवस्था में पाई जाती है जब, तो इसका मैं ऑप्शन नंबर गा आंसर लगाऊंगा। यहाँ पे इमनी अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं अल्प बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच कौन संबंध स्थापित करता है? तो तृतीय क्षेत्र जो है सो इसके बीच संबंध स्थापित करता है। कैसे? देखिए उत्पादन आप कुछ भी मान लीजिए, गेहूं कर लिए उत्पादन, ठीक, गेहूं उत्पादन कर लिए। अब गेहूं से आटा बनाने के लिए आपको द्वितीयक में जाना पड़ेगा, द्वितीयक में चले गए, उसके बाद जब इसका रोटी बनाएंगे तो रोटी जो है सो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में आने के बाद उपभोक्ता यानी कि हम और आप खाएंगे, क्या खाएंगे? रोटी खाएंगे, है ना। क्या खाएंगे? रोटी। तो रोटी जो हम खा रहे हैं वो कौन से क्षेत्र में है? तृतीय क्षेत्र में है। और देखिए ये जो आटा है ना द्वितीय क्षेत्र में आता है, और आटा हमसे डायरेक्ट संबंध नहीं जोड़ सकता, क्योंकि आप आटा खाएंगे नहीं खाएंगे, और आटा आप नहीं खाएंगे तो आटा आपसे संबंध नहीं जोड़ पाएगा। आप खाएंगे क्या? रोटी, या फिर आटे से कुछ और जो बनाएंगे वो खाएंगे। तो रोटी जो है सो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, इसके बाहर आपको कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। रोटी बन चुका है, आप क्या बनाएंगे उसको? बस रोटी ही रहेगा, तो उसको हम खाएंगे, और इसीलिए ये रोटी हमसे संबंध स्थापित करेगा। तो रोटी आ जाता है तृतीय क्षेत्र में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर गा। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की किस साझेदारी के निम्न में से रूप में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सत्ता का क्षैतिज वितरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश का है? साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो पंचायत समिति का गठन होता है भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण में सब शामिल है, केंद्र सरकार भी शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है, स्थानीय सरकार भी शामिल है। ऑप्शन नंबर घा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम, प्रश्न संख्या 35, नगर पालिका के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका के प्रधान को मेयर कहा जाता है। आप याद रखेंगे भाई, क्या कहा जाता है? मेयर। क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। नहीं सुनते हैं क्या? क्या बात है भाई, बहरे हो गए हो आप लोग। और चलो क्वेश्चन नंबर 36, बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया? ये कोचबम्बा कैसा नाम है भाई। चलिए ये जो ना जो भी हैं बोलिविया की सरकार जो थे ना,
बहुत बेकार आदमी थे। कोचबंबा शहर में जलापूर्ति को बेच दिया था, कैसे? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था भाई। क्यों बेचा था? उसके कुछ कारण रहे होंगे। निम्न में से कौन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा असत्य है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन आप पढ़ लेना। इसका जो असत्य है वो ऑप्शन नंबर ग है। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, यह तो गलत बात है भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए 37 नंबर का जो आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में प्रारंभ हो गई? तो वो हुई 1990 में। 1990 से यह तय हो गया कि गठबंधन सरकार आप बना सकते हैं। अब ये गठबंधन सरकार क्या है? देखिए, चुनाव जब आते हैं ना तो वहाँ पे गठबंधन सरकार चलती है। जैसे मान लीजिए संसद के तरफ से 4 प्रतिनिधित्व खड़े हो गए, इधर से 4, इधर से 4, 4 दोनों तरफ से खड़े हो गए भाई, इधर से भी 4 और इधर से भी 4। और एक में क्या हुआ ना, एक में क्या हुआ, 3-4 सरकारें मिलके खड़ी है, एक यहाँ 2 3, मान लीजिए इधर से 3 खड़े हो गए। अब इनको मिले 8 वोट, इनको मिले 9 वोट, और इनको ना सबको 8-8, इनको 8, इनको 8, इनको 8 मिल गए, या फिर इनको मिल गए 4 वोट, इसको मिल गए 5 वोट और इसको मिल गए 2 वोट। अब देखिए ये तीनों ना गठबंधन कर लेंगे, 4 5 9 और 2 11। तो देखिए 11 जो है सो इससे ज़्यादा है और 9 से भी ज़्यादा है। तो सरकार जो बनेगी ना इन तीनों की बनेगी, ये तीनों मिलके एक सरकार का गठन कर देंगे और इसी को कहते हैं गठबंधन सरकार। बातें समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। डिटेल में जानना हो तो अब गूगल कर लियो या फिर यूट्यूब का सहारा ले लियो, अगर डिटेल में जानना हो तो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में अवशिष्ट विषय किसके अधिकार में आते हैं? तो वो आते हैं केंद्र सरकार के अधिकार में। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर है स्थानीय सरकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 41 नहीं है, इसी के साथ होता है प्रश्न आपके खत्म। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में डाल दियो। अगर कोई सुझाव या त्रुटि रह गया हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दियो और दोस्तों के शेयर करने का मन हो तो शेयर कर दियो, क्योंकि अभी मॉडल सेट हम पढ़ा रहे हैं, बहुत कोई को पता नहीं है भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप शेयर कर देना। मैं आपका बड़ा भाई या सर या छोटा भाई समझ के आप मेरा मदद करेंगे भाई। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।